जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं और राजस्थान की पशु भर्ती परीक्षा में आने वाले जो भी हमारे भाग ब है उनके प्रश्नों में और उसका जो भाग ब है उसके टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नस्ल चुनाव व आनुवांशिक सुधार। पहला टॉपिक क्या है? नस्ल चुनाव और आनुवंशिक सुधार। तो भारत में गाय और भैंस दो मुख्य दुधारू पशु है। क्या भारत में गाय और भैंस दो मुख्य दुधारू पशु है और देश के कुल दूध उत्पादन का अनुमानित कितना? अनुमानित जो है 53% भैंस और 43% गाय तथा 4% अन्य दुधारू पशुओं से प्राप्त होता है। भैंसों की संख्या गायों से कम है। भैंसों की संख्या जो है गायों से कम है, लेकिन दुग्ध का उत्पादन जो है 53% भैंस से होता है सबसे अधिक, जबकि 43% गाय से और 4 अन्य दुधारू पशुओं से होता है। दुधारू पशुओं की आनुवंशिक क्षमता को ठीक से पहचान कर उचित प्रजनन नीति एवं सही नस्ल के पशुओं का पालन करना आवश्यक है, जिससे दूध उत्पादन को बढ़ावा जा सके। इस दिशा में उत्तर प्रदेश के लिए संस्तु पशु प्रजनन तकनीकी सुझाव निम्नवत है। भैंस मुर्रा भैंस सबसे अधिक। क्या? मुर्रा भैंस। ये टॉपिक आज हम ख़त्म करने वाले हैं। जो सही बढ़िया जो है हमारे नस्ल है जो दूध देने वाली है उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, तो भैंस, वैसे तो भैंसों की अनेकों जो है वर्णित नस्लें जैसे मुर्रा, सुरती, नीरावती, इनको याद रखना आपको। मुर्रा, सुरती, नीरी, रावी, मेहसाना आदि है। कौन कौन सी फसलें हैं? भैंस की मुख्यतः 4 फसलें। भैंस की 4 मुख्य फसलें हैं: मुर्रा, सुरती, नीरा, रावी, नीली, रावी, मेहसाना आदि। लेकिन उत्तर प्रदेश यूपी में जो है अधिक दुग्ध उत्पादन, लंबी दुग्ध उत्पादन और आसन प्रबंधन के लिए मुर्रा सर्वश्रेष्ठ है। कौन सी भैंस सर्वश्रेष्ठ है? मुर्रा। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अतः जो किसान भाई मुर्रा नस्ल की भैंस पाल रखे उन्हें उत्कृष्ट उत्पादन क्षमता वाले शुद्ध नर के प्रयोग से और उन्नतशील किया जा सकता है और से 10% अतिरिक्त दुग्ध प्राप्त किया जा सकता है। मुर्रा नस्ल देश की ही नहीं विश्व की सर्वश्रेष्ठ है और उत्तर प्रदेश में खूब पाई जाती है। अतः इसके आनुवंशिकता में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त जो पशुपालक अवर्णित नस्ल की भैंस रखे उन्हें मुर्रा नस्ल से संस्करण क्रॉस करवाकर आनुवंशिक सुधार करना चाहिए। मुर्रा, ये हमारी जो है मुर्रा है, जिसके सिंग पाल्टे हुए हैं, गोल हुए हैं, वह मुर्रा भैंस है। क्या है? मुर्रा भैंस है। सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस। और उसके बाद है रेंडी सिंधी गाय। ये कौन सी है? गाय है रेड सिंधी गाय। बैल के जो लक्षण दिखाई देते हैं इसमें, बैल के क्या दिखा देते हैं? लक्षण दिखा देते हैं। देश में पाई जाने वाली साहीवाल, सिंधी, गिर, हरियाणा, थार पारकर प्रमुख गाय की अवर्णित नस्लें। कौन कौन सी? साहीवाल, सिंधी, गिर, हरियाणा, थार पारकर प्रमुख गाय की अवर्णित नस्लें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत पाई जाने वाली श्रेष्ठ देशी नस्लें कौन कौन सी? साहीवाल, सिंधी तथा गंगा तीरी। सर्वश्रेष्ठ देशी नस्लें साहीवाल, सिंधी तथा गंगा तीरी है। इनको शुद्ध सांडों से संस्करण क्रॉस कराकर दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी किया जा सकता है। देशी प्रजातियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है तथा आवश्यक आहारीय अव्यवस्था पर कम खर्च करना पड़ता है। ये प्रजातियां बढ़ते गर्मी वातावरण में अपने को आसानी से ढाल लेती है, अतः इन्हें उन्नतशील प्रजातियों का विदेशी नस्लों से प्रजनन करना आवश्यक नहीं है। यह हमारे साहीवाल है और ये जो रेड सिंधी है, और रेड सिंधी को साहीवाल, सिंधी, गिर और हरियाणा थार पारकर प्रमुख फसलें है। और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जो है
साहिवाल, सिंधी तथा गंगा तिरी है। और साहिवाल की फोटो आप देख सकते हो। गांवों में संस्करण, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्करण अथवा क्रॉस ब्रीडिंग पर जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत उन्नत पश्चिमी नस्लें जैसे फ्रीजियन, ब्राउन, स्विस जर्सी आदि का भारतीय नस्लों से संकरण किया गया। ये जो नस्लें पश्चिमी नस्लें जैसे फ्रीजियन, ब्राउन, स्विस जर्सी आदि का भारतीय नस्लों से संकरण किया गया। परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में अशातीत वृद्धि हुई, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए। अधिक संकर पशुओं की प्राप्ति हेतु इस विधि का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के अंधाधुंध सभी भारतीय नस्लों पर किया गया, जबकि संस्करण का उद्देश्य केवल अवर्णित पशुओं पर ही करने का प्रावधान था। परिणाम स्वरूप उन्नतशील भारतीय नस्लों की तेजी से ह्रास हुआ, अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि केवल अवर्णित नस्लों का ही संस्करण कराया जाए। तथा भारतीय परिवेश आवश्यक एवं अहराई व्यवस्था में संकरण गायों की उत्पादकता बनाए रखने के लिए इसमें 50% ही देशी नस्लों के गुण क्षेत्रों का योगदान उपयुक्त है। इससे अधिक विदेशी रक्त होने पर संकर पशु भारतीय ग्रामीण परिवेश में रहने योग्य नहीं रह जाता है, क्योंकि इससे पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हो जाता है। और ये संकर फ्रीजियन, जिसे हम कहीं भी ऐसी गाय देखते हैं तो जर्सी कहते हैं, संकर फ्रीजियन है। प्रजनन संबंधी जानकारी, दुधारू पशुओं में बढ़ती प्रजनन समस्याएं आजकल पशुपालकों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि पशुओं में दूध उत्पादन व प्रजनन क्षमता में कमी आई है। होने से पशुपालकों को सीधे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि पशुपालकों को पशु प्रजनन और के संबंधित में अधिक जानकारी हो, ताकि उसे हम अपने स्तर से इन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। प्रथम गर्भधारण की अवधि, आमतौर पर संकर बच्चा को, संकर जो गाय की नस्ल है, अधिकतम 2.5 वर्ष, देशी बच्चा को 3 वर्ष तथा पड़िया को जो पाड़ी होती है भैंस की 3.5 वर्ष के अंदर गर्भधारण कर लेना चाहिए। कितने? 3.5 वर्ष के अंदर। गाय 2.5 वर्ष में कर लेती है, देशी बच्चा 3 वर्ष में, और पड़िया जो होती है 3.5 वर्ष के अंदर गर्भधारण कर लेना चाहिए। ब्याने के पश्चात पुणे 3-4 महीने के अंदर दोबारा गर्भित होकर इसी प्रक्रिया से गुजरना अच्छी प्रजनन क्षमता दर्शाता है। क्या? ब्याने के पश्चात 3 से 4 महीने के अंदर दोबारा गर्भित होकर इसी प्रक्रिया से गुजरना अच्छी प्रजनन क्षमता दर्शाता है। इस प्रकार एक ब्यात से दूसरे ब्यात का अंतराल 13 से 14 महीने का होता है। एक ब्यात से दूसरे ब्यात का प्रजनन कितने महीने का होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कह गए कि 13 से 14 महीने का होता है, लेकिन प्रजनन क्षमता पूर्ण होने की दिशा में यह अंतरकाल अधिक हो जाता है, जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान पड़ता है। मध्यचक्र, गर्भित कराने का उचित समय आदि। चलो देखते हैं हम गर्भित करने का उचित मध्यचक्र। गाय और भैंसों में मध्यचक्र की औसत अवधि 21 दिन है। कितनी है? गायों और भैंसों में मध्यचक्र की अवधि जो है 21 दिन है। गायों में मध्य 18 घंटे रहता है, जबकि भैंसों में लगभग 24 घंटे। गायों में मध्य कितनी? 18 घंटे रहता है, जबकि भैंसों में 21 घंटे। गाय जो है अधिकतर सुबह 4 से दोपहर 12 बजे तक गर्मी में आती है, जबकि भैंस शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। भैंसें सर्दी के मौसम में ज़्यादा प्रजनन करती है और रात्रि में गर्मी के लक्षण दिखाती है। अर्थात गाय कब? अधिकतर गाय जो है सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक गर्मी में आती है, मध्यकाल में आती है, जबकि भैंसें शाम 6 से सुबह 6 बजे तक। भैंसें सर्दी के मौसम में ज़्यादा प्रजनन करती है। कब? सर्दी के दिनों में ज़्यादा प्रजनन करती है, ज़्यादा ब्याहती है और रात्रि में गर्मी में के लक्षण दिखाई देते हैं। कब? सर्दी के मौसम में। गर्भित कराने का उचित समय, पशु के गर्मी में रहने के समय 18 से 24 घंटे तक होता है। कितना होता है? 18 से 24 घंटे तक होता है। और अंडा निकलने का समय मध्यकाल के समापन के 10 से 12 घंटे बाद में होता है। अतः आवश्यक है कि पशु को गर्मी में आने की शुरुआत के करीब 10 से 12 घंटे के बाद गर्भित कराए। पशु के मध्यकाल के आखिर 1/3 समय में क्या कराना चाहिए? गर्भित कराना चाहिए, ज़्यादा उचित उपयुक्त होता है। इससे गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। एक ही समय में कई बार गर्भित करना प्राय निरर्थक है। एक ही समय में
जो है कई बार गर्भित करना प्राय निरर्थक है। कुछ पशुओं में मध्यकाल अर्थात गर्मी की अवधि 18 से 24 घंटे से बढ़कर 3 या 4 दिन तक भी देखने को मिलती है। इससे पशुओं को मध्यकाल के आखिरी अवस्था में गर्भित कराना सार्थक होता है। कुछ कुछ पशु समय से मध्य में नहीं आते, गर्भधारण नहीं करते तो बार बार मध्य के लक्षण देते हैं। ऐसे समस्याग्रस्त पशुओं के लिए पशुपालकों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पशु को अच्छे आहार के साथ 50-60 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाले खनिज मिश्रण प्रतिदिन दे। क्या 50 से 60 ग्राम उच्च गुणों वाले खनिज मिश्रण प्रतिदिन दे। जो पशु जो है गर्भधारण नहीं करते, बार बार मध्य के लक्षण दिखाते हैं, ऐसे समस्याग्रस्त पशुओं के लिए पशुपालकों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। यदि पशु अंतकृमियों से ग्रसित है तो पशु चिकित्सक की सलाह से कृमिनाशक दवा दे। मध्य के लक्षण पहचान कर उचित समय पर गर्भित करवाए। अगर किसी कारणवश मध्य का समय निकल गया हो तो 21वें दिन विशेष ध्यान रखें और समय से गर्भित करवाए। कब? 21वें दिन। 21वें दिन अगर बच्चेदानी में कोई संक्रामक सूजन, अंडाशय पर शिष्ट अथवा पशु में हार्मोन संबंधी विकार हो तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। मई से जुलाई माह का अत्यधिक तापमान संकर पशुओं व भैंसों में मध्य को बाधित करता है, तो उच्च तापमान से बचाने के लिए पशुओं को पर्याप्त सुरक्षा करनी चाहिए। कभी कभी शुद्धानुसार मादा पशुओं को नर पशुओं के साथ रखना चाहिए, इससे उनकी प्रजनन क्रियाओं पर सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। ये थी हमारा नस्ल चुनाव का टॉपिक था, नस्ल एवं अनुवंशिक चुनाव। ये हो चुका है हमारा नस्ल चुनाव का टॉपिक आज।